of withholding tax and which was not withheld as such, then the tax officer is empowered to issue the notice and determine the default. Now, what is the term default means? If I was supposed to withhold a tax and I did not do so, and I paid the entire tax sum to this other party and he filed the return, practically there is no default, no loss of revenue. तो सबसे पहली बात तो ये. दूसरी बात ये है कि I will like to take you to a different point altogether. देखिए, I've repeatedly said in my seminars, Pakistan is the only country in the world which has a sales tax withholding. Withholding tax sales tax में कहीं नहीं है. ये क्यों लाया गया था? इसका बैकग्राउंड, दो इसके रीजंस थे. The first one was when I guess some 10 years back, एक गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया सारी गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, कि आप सिर्फ रजिस्टर्ड से परचेज करेंगे, अनरजिस्टर्ड से आप परचेज नहीं करेंगे. उसको मुख्तलिफ काउंट्स पर चैलेंज किया गया, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई. उसके बाद ये 2007 में SRO 660 आया जिसमें कहा गया कि आप रजिस्टर्ड, अगर अनरजिस्टर्ड से परचेज करेंगे तो इतनी विदहोल्डिंग करेंगे, रजिस्टर्ड से करेंगे तो इतनी विदहोल्डिंग करेंगे. दैट वाज बेसिकली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. दैट वाज द फर्स्ट पार्ट. द सेकंड पार्ट इज कि जब ये चैनल्स, प्रोविंशियल लॉज आए और चैनल टीवी मीडिया चैनल्स ने इनवॉइसेस करनी शुरू की, तो इनकी इनवॉइसेस सेटल होती थी 6-8 महीने बाद, और ये पेमेंट नहीं कर पाते थे, इन पे केसेस बन जाते थे और इनको अक्रूवल बेसिस पे पेमेंट करनी होती थी. तो ये बेसिकली डिस्कनेक्ट था जिसकी वजह से पीबीए इटसेल्फ वेंट टू द एफबीआर. उन्होंने कहा कि इसको आप ऐसा करें, रिसिपिएंट के हैंड में विदहोल्ड कर दें ताकि कम से कम हमारी पेमेंट ना मिले मगर गवर्नमेंट की एक्सचेकर को पेमेंट हो जाएगी बाय विदहोल्डिंग द टैक्स. दैट वाज दे वर टू एलिमेंट्स. उसके बाद ये इसका नेट एक्सटेंड किया गया और नेट एक्सटेंड करने की भी वजूहात थी. It was an era when we used to file manual return. अब मैंने किसी को टैक्स दिया है, उसने टैक्स जमा नहीं कराया, वो लेके भाग गया, डिक्लेयर नहीं किया, इवेजन हो गई, वॉटएवर. तो इसको चेक करने के लिए ये बताया गया कि मैं 1/5 विदहोल्ड कर लूंगा और अपनी रिटर्न में जमा कराऊंगा कि मैंने मिस्टर एक्स के अकाउंट में जमा किया है ताकि मिस्टर एक्स से 4/5 वसूल किया जा सके. दैट वॉज बेसिकली द इंटेंट. नाउ हमारे पास अब ई फाइलिंग का सिस्टम है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और खासतौर पे अब जो 1 जुलाई से हम जिस सिस्टम को देख रहे हैं वो कंप्लीटली ऑटोमेशन होगी. बायर, सेलर, डेट्स, ये सब बातें पता है, डिटेल्स पता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली बायर सेलर ने भी टैक्स उसी 18 तारीख को जमा कराना है, बायर ने भी उसी 18 तारीख को जमा कराना है. तो this all suggests there is no need of a withholding tax for transactions between registered to unregistered. If a buyer is withholding tax on behalf of a supplier in an automated system, he is doing nothing but enhance work for no benefit to the exchequer. डेट वही होगी जिस तारीख को मैंने डिक्लेयर करना है, मैंने विदहोल्ड जमा कराना है, वही पैसे जो है सप्लायर ने उस तारीख को जमा कराने हैं. इफ आई सप्लाइड पर्टिकुलर स्टॉक टू मिस्टर एक्स, वो रिटर्न में आ रहा है, वो क्लेम कर रहा है, वो रिटर्न में आ रहा है, क्रॉस मैचिंग हो रही है, देयर शुड नॉट बी दिस हैसल फॉर रजिस्टर्ड सेक्टर. So therefore we should, and I would request the institute to please look into it. The chairman tax committee is sitting here. And we should advise the FBR to do away with this withholding tax hassle, I would say, for transactions between and among registered persons. Of course, there could be and there should be a particular provision, or rather a penal provision for putting pressures to the unregistered sector or to recover withholding tax when you are interacting with the government agencies or institutions. But for registered sector, we should do away with this.
टैक्स ऑन रिटेलर्स, ये एक और ऑप्शनल स्कीम दी गई है रिटेलर्स को कि आप 17% सेल्स टैक्स दे दें या 2% टर्नओवर टैक्स दे दें. You would recall that for retailers we have been coining schemes after schemes. In the first era of Nawaz Sharif Saab, there was a development tax of 0.75%, which was introduced in the law, और इन्वेस्टमेंट टैक्स आता रहा, टर्नओवर टैक्स आता रहा, और उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुई. तो सिर्फ लास्ट ईयर ये हुआ 2 साल पहले जब ये कहा गया कि there will be 2 tiers of retailers. First will be big retailers because of certain parameters. There will be small retailers because of certain limitations. The first type of retailers will be required to register. There will be no other option. The second tier will get their tax incidence through their electricity bills. ये सिस्टम चल रहा था. Now suddenly ये आकर इसको फिर से टर्नओवर टैक्स का ऑप्शन दे देना, it basically speaks volumes के the scheme has already not only has failed but it has been admitted. ठीक है, टर्नओवर में एक बहुत बड़ा इशू है. टर्नओवर में ये मेरी 100 रुपए की सेल्स है, मैं 10 रुपए डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि उसमें इनपुट टैक्स का कोई एडजस्टमेंट भी अवेलेबल नहीं है. हाउ द डिपार्टमेंट इज गोइंग टू चेक द एक्चुअल टर्नओवर. तो वर्चुअली ये रजिस्ट्रेशन ड्राइव के लिए ना सिर्फ आई थिंक ये सेटबैक है, बल्कि इट इज डिस्करेजिंग फॉर द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स एज वेल, कि जो लोग रजिस्टर हो जाते हैं और आप रिटेलर्स को या और लोगों को. इसी तरह मार्बल इंडस्ट्री के बारे में किया गया कि जी वो लार्जली अनरजिस्टर्ड है. अब मार्बल इंडस्ट्री के ये नहीं हो सकता कि मैं अपने ऑफिस में मार्बल इंडस्ट्री मतलब वो उसकी प्रोसेसिंग शुरू नहीं कर सकता. वो स्पेसिफिक एरियाज के अंदर हैं. द एरियाज आर नोन टू द टैक्स अथॉरिटीज. I don't know why they are again opting to impose tax on them, recover tax on them through the electricity bill. So indirect tax भी basically is getting further indirect. Sales tax भी अब आप बिजली के बिलों पर और यूटिलिटी बिल्स पर और बैंक्स के थ्रू इस तरह कलेक्ट करेंगे, तो this will basically will have no effect on the registration and expansion of tax. पैसे मिल जाएंगे, but we should, जो शब्बर साहब अभी कह रहे थे कि ये कैश बजट है, हमें पैसे चाहिए या हमें टैक्स बेस को एक्सपेंड करना, तो द सिचुएशन इज बिफोर यू. नाउ एग्जम्पशन ऑफ एफईडी ऑन सर्विसेज. कुफर टूटा खुदा खुदा करके ये चीज भी हुई कि अब फाइनली खत्म कर दिया गया है एफईडी उन सर्विसेज पे जिस पे सेल्स टैक्स कलेक्ट किया जाए. तो बहुत लंबी डिबेट और डिस्प्यूट इस पे खत्म हो गया. रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट का भी डिसीजन आया है जिसमें उन्होंने इसको अल्ट्रा वायर्स कर दिया है सिंस 2011. Although the decision only speaks of about Sindh, but I believe that going by the spirit, it will be applicable on all the provincial administrations. So what we will first submit and propose that the law should also get these levies exempted from 2011 onward. Retrospective दें, और पिछले सालों में ये एफईडी लॉ में इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के ऊपर दी जा चुकी है, तो दिस इज द प्रेसिडेंस भी मौजूद है इसका. तो इसको 2011 से कर दे, क्योंकि वरना ये बहुत अब जो नजर आ रहा है वो ये होगा कि टैक्स ऑफिसर्स आके 2000 से लेकर 2015 तक की या जब तक ये 2016 तक की डिमांड तो कर लिया करेंगे कि 2016 से ऑनवर्ड एग्जाम्प्ट हुआ है, उससे पिछले पैसे दे दीजिए, और टैक्स पेयर फिर इन्हीं लाइंस पर जो हाई कोर्ट ने कहा है फिर कोर्ट्स में जा रहा होगा. ये हम देख चुके हैं टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ये हो चुका है कि उसको नेगेटिवली इंटरप्रेट किया गया था और डिमांड्स बनाई गई थी. जो इसमें एक पॉजिटिव साइड है अमेंडमेंट में वो ये है कि फ्रेंचाइज नॉन वैट के ऊपर था, तो अब वो सर्विसेज में चूंकि अब जाया करेगा, तो अब उम्मीद है सेव एज पंजाब कि जहां स्पेसिफिकली डीबार है, मगर अदरवाइज इसका इनपुट मिल जाया करेगा. तो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द अमेंडमेंट. इंटरेस्टिंग सिचुएशन आई है शिपिंग एजेंट्स के बारे में. एफईडी शिपिंग एजेंट्स पे भी खत्म कर दी गई है, मगर जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया है उन्होंने ये कहा है कि शिपिंग एजेंट्स पर सिंध का लॉ नहीं लग सकता. दे विल कंटिन्यू टू बी टैक्स्ड अंडर द फेडरल लॉ, और फेडरल लॉ खत्म कर दिया गया है. तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि इस वक्त ना वो फेडरल में है और हाई कोर्ट के जजमेंट की वजह से ना वो प्रोविंस में है. तो देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से आगे जाता है. Now,
ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी शब्बर साहब ने सीमेंट की बात की, आई थिंक ही विल पुट मोर लाइट ऑन दिस, सीमेंट के ऊपर जो हुआ है। बट पेस्टिसाइड्स, यूरिया में अगर आप देखें, पेस्टिसाइड्स में भी ये कभी एग्जेम्पशन रहा, पिछले साल इसको 7% के ऊपर टैक्स कर दिया गया 8th शेड्यूल में जाके, अब उसको खत्म कर दिया गया है। While this we understand this is a package for the agriculture sector, but interesting situation ये है कि यूरिया को 5% पे कर दिया है। तो ये एक डिस्पैरिटी सी नजर आती है कि पेस्टिसाइड एग्जेम्प्ट हो गई और यूरिया को 5% पे किया गया है। अच्छा, शुगर को अगेन, शुगर एक्साइज में थी, फिर सेल्स टैक्स में आई, फिर एक्साइज में आई, अब फिर सेल्स टैक्स में। शुगर को फिर से खत्म करके एक्साइज से सेल्स टैक्स में लाया गया है। अपरेंटली ये इनकरेजिंग है, provided के FBR has the power and the will to capture the middleman, जो इसमें हमेशा से मिसिंग रहा है। क्योंकि एक्साइज के अंदर जब आप उसको ले गए थे तो आपने एक लेजिटिमेट उसको एम्पावरमेंट दे दी थी कि बियॉन्ड मैन्युफैक्चरर कोई शख्स, किसी शख्स के बारे में पूछा जा नहीं सकता था कि वो शुगर किसको बेची गई है, मिडलमैन कौन है, किसका कितना मार्जिन है, क्योंकि एक्साइज लॉ में मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर के बाद चेन खत्म हो जाती है। जब सेल्स टैक्स में लाएंगे तो इसका मतलब यह है कि एक तो फर्दर टैक्स का एलिमेंट होगा, अगेन पैसे गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेंगे, एंड सेकेंडली इसके अंदर जो मिडिल चेन है वो उसको पकड़ा जा सकेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को, एजेंट को पकड़ा जा सकेगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन एसआरओ इशू किया गया था शुगर के अंदर, SRO 77, वो ये ECC का डिसीजन था, उसकी रोशनी में इशू किया गया था, वेयर बाय शुगर मैन्युफैक्चरर्स वर अलाउड टू पे अ रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स ऑफ 0.5% ऑन द क्वांटिटी दैट दे हैव एक्सपोर्टेड। जितनी आपने एक्सपोर्ट की है उसकी लोकल सप्लाई पर भी आपको इतना ही 0.5% के हिसाब से ऑफर किया जाना था टैक्स। तो ये बेनिफिशियल था। इसमें भी बहुत डिबेट्स हुई हैं, लिटिगेशन भी हुई है, बट अपरेंटली लगता ये है कि with the change in the regime, this SRO is not in the field, but ये ECC backed था, it will have to be seen कि ये clarify होना जरूरी है कि ये आखिर इसका क्या fate होगा। So basically this ends my presentation. I think, sir, I am on time. I would say in the end that it is, as far as the sales tax provisions are concerned, except one or two, this appears to be a good budget, because certain things are being, as far as the automation is concerned, as far as the clarity is concerned, that is being reflected here. तो बट अगेन बात यह है कि डायरेक्शन शायद सही है। वी नीड टू लुक अपॉन द स्ट्रैटेजी, किस स्ट्रैटेजी के तहत ये इन प्रोविजंस को लिया जाता है और जो लूप होल्स हैं, जो डिस्टॉर्शंस हैं, उनको करेक्ट किया जाता है, सो दैट ये एक सिस्टम चल पड़े, तो हमें हर साल इस तरह की एक्टिविटी ना करनी पड़े कि 2 को 3 और 3 को 4 और 4 को 5 किया जाए। तो बेसिकली माय कमेंट वुड बी कि स्ट्रैटेजी सेट हो जाए तो आई थिंक के वी कैन डू वंडर्स एज फार एज द रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस। आई विल बेसिकली कंक्लूड माय प्रेजेंटेशन बाय कोटिंग अल्लामा इकबाल, ए दोस्त करो हिम्मत, कुछ दूर सवेरा है, अगर चाहते हो मंजिल परवाज बदल डालो। थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, according to an estimate, indirect taxes comprises almost 90% of our total revenue collection. But that doesn't mean that we have completed our 90% of the seminar today. We still have a very important presentation on direct taxation, for which actually we have with us Mr. Saqib Masood, who is the past president of the Institute and also a partner in KPMG. I would just like to invite him to make his presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Masood Naqvi, Chairman, Tax Reforms Commission, past presidents of the Institute, and members and the Chairman of the SRC, and worthy members of the Institute. Assalamu alaikum. Adnan has told us that as far as the indirect taxes is concerned, probably the direction is the right. Results have to be seen. But he also highlighted that this may not be the position as far as the direct taxes is concerned. And to an extent, I agree with him. The finance minister, in his budget speech,